हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो वैकेंसी आई है इफ कैट की, उसका मॉडल पेपर 1। और इस मॉडल पेपर के अंदर हम लोग रीजनिंग के वो 25 क्वेश्चंस कर लेंगे जो मॉडल पेपर के अंदर है। और जैसे ही मॉडल पेपर, एक दो मॉडल पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए हुए हैं, और ये मॉडल पेपर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा रीजनिंग एंड मैथ्स के, ठीक है। बट इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, मैथ के, रीजनिंग के, वो मैं अलग अलग वीडियो में ख़त्म करा दूंगा। और जीके की क्लास जो है आपको आयुष सर करा देंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो बाकी जो है रीजनिंग और मैथ तो आपको मैं पढ़ा दूंगा, बट सबसे पहले मॉडल पेपर 1 एंड 2 जो अवेलेबल है ऑफिशियल साइट पे उसको कंप्लीट मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। और ये जो रीजनिंग और मैथ होगा इसका, वो एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई में बहुत हेल्प करेगा, वाई ग्रुप में खास करके, ठीक है, रागा के सेक्शन में। तो एयरफोर्स के भी बच्चे और कोस्ट गार्ड के भी बच्चे इसको कंटिन्यू देखते रहना, आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। चलो इसको रीजनिंग के सवाल क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। और हाँ, इसके इंग्लिश की क्लास की जो वीडियो आएगी, मैथ की जो आएगी, वो अलग अलग आएगी, बिकॉज एक ही वीडियो के अंदर बहुत बड़ा बन जाएगा वीडियो, अराउंड 1-1.5 घंटे की, तो फिर उतने में बोर हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तुम लोग अलग अलग पार्ट में इसको कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जो है 25 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे रीजनिंग के, मैंने पहले ही बताया था। इसमें पूछ रहे हैं ना कि इस वाले वर्ड के जगह पे कौन सा फिगर को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चारों को ध्यान से देखो और आपको समझ में आएगा कि इन चारों फोटो को में से कौन से उठा के हम इस फिगर के जगह पे ऐड कर सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये जो सर्कल यहाँ पे बन रहे हैं, सर्कल को देखो तो बीच में कहीं से भी ऐसा कट लगा हुआ है क्या? कहीं से भी कट नहीं लगा हुआ है ना, वो बिल्कुल भी सर्कल का रास्ता जो है ये फ्रेश है, ठीक, क्लियर है। बट ऑप्शन नंबर 2 में देखो यहाँ पे सर्कल कट रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में भी देखो सर्कल यहाँ पे कट रहा है। ये जो सर्कल का लाइन इधर जा रहा था उसका पाथ में क्या आ रहा है भाई? ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना यहाँ पे क्लियरली? तो दो ऑप्शंस तो हमने इजीली एलिमिनेट कर लिए कि 4 नंबर और 2 नंबर नहीं होगा। अब सवाल आता है 1 और 3 में, ठीक है। ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं देखने में कि इन दोनों में कौन सा होगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो चार जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना नीचे, देखो ध्यान से, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे इस वाले में जो ये चार बॉक्सेस बने हुए हैं वो क्लियरली क्लियर, मतलब हमको विजिबल होने चाहिए। और बॉक्सेस के ऊपर ये दो लाइन जो खींचे हुए हैं, यहाँ पे दो लाइन जो खींचे हुए हैं वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए। बट ये बॉक्स के ऊपर देखो, ये फर्स्ट फिगर में अगर ये बॉक्स का जो लाइन चला जाएगा, ये वाला पार्ट बॉक्स के लिए ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे ये जो बॉक्स है और यहाँ पे ये जो बॉक्स बन जाएगा ये वाला पार्ट, तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही लाइन बचेगा, जबकि ये बॉक्स के ऊपर दो लाइन रहना ज़रूरी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम 3 नंबर को देखें तो बॉक्स के ऊपर देखो दो लाइन बचेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी करेक्ट है अपने यहाँ पे। इस तरीके से एयरफोर्स के अंदर जितने भी रीजनिंग आती हैं, खास करके नॉन वर्बल, उनको तो ध्यान से देख के हम उनको करना पड़ता है, ठीक है ना। अभी चलो 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन चारों में से ना 3 फिगर कुछ एक रूल को फॉलो करते हैं और कोई एक फिगर ऐसा है जो तीनों में से डिफरेंट है, उस डिफरेंट वाले को चूज़ करना है। चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब उस फिगर को चूज़ करो जो बाकियों से अलग है। तो जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको ऐसा कौन सा फिगर है जो बाकियों से अलग है। ज़रा दिमाग लगाओ वीडियो को रोक करके। तो देखो एक चीज़ दिख रहा होगा, इस वाले फिगर को देखो, तो देखो इसके सबसे मतलब बोल सकते हो नुकीले वाले पार्ट और इसके नुकीले वाले, मतलब सबसे आगे वाले पार्ट में क्या है, कलर किया गया। और इसके इस वाले, मान लो फूल की 3 पत्तियां हैं, तो तीनों पत्तियों में मतलब ये दो जो बोल सकते हो ना लिप्स की जो पत्तियां हैं, तो इनके सबसे ऊपर वाले भाग में कलर है और इसके सबसे नीचे वाले भाग में, ठीक है। सेकंड में देख लो, ऊपर ऊपर भाग कलर है और इसका नीचे वाला भाग कलर है। और फोर्थ में भी देख लो, इसके ऊपर ऊपर भाग कलर है और इसके नीचे भाग में। बट थर्ड में क्या है ना, तीनों के ऊपर वाले भाग में कलर है। इस तरीके से कहते हैं कि हम लोग सी नंबर यहाँ पे जो तीनों में से डिफरेंट है, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का सी आंसर, ठीक है। खैर गाइज, यहाँ पे जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट का जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो @A to Z स्टडी, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। सर्च या फिर सर्च भी कर सकते हो @A to Z स्टडी, वहाँ पे इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा। कब दे दूंगा? जब चारों सेट ख़त्म हो जाएगा तब, ठीक है। जैसे इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ और जीके चारों ख़त्म हो जाएंगे तब, ठीक है ना। अभी चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये चीज़ क्या है, ये डॉट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब कह रहा है ना कि ये एक फिगर है एक्स, और बोल रहा है ना कि इसमें जिस तरीके से डॉट को रखा गया है, कंटेन करके रखा गया है, उसी तरीके से सेम वे में इन चारों में से किस में डॉट को हम लोग फिक्स कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है और आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन डॉट से आ जाते हैं, ठीक है। और बहुत ही हल्का सा टॉपिक है, मैं आपको समझा देता हूँ, आज के बाद आपका छूटेगा नहीं।
फिर भी एक वीडियो आएगी डॉट के ऊपर जो कि डेप्थ में मैं बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन 15 20 30 क्वेश्चन कराऊंगा डॉट के ऊपर स्पेशल। फिलहाल के लिए आप इसी के अंदर समझ लो। सबसे पहले तुमको देखना ये है ना कि एक्स वाले फिगर में, ठीक है, देखो मैंने ऊपर वाला ये सेंटेंस नहीं पढ़ा, मैंने जो बता दिया वही सब लिखा है। आपके पास टाइम होगा तो PDF लेके पढ़ लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो। सबसे पहले देखना ये एक्स वाले फिगर में डॉट को प्लेस कहाँ कहाँ किया गया, तो मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखो डॉट को प्लेस किया गया है 3 जगह, 3 डॉट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। हमको डॉट्स पे मेनली फिगर करना है और हमको देखने हैं कि इसके अंदर टोटल कितने फोटो हैं, फिगर कितने हैं। एक तो रेक्टेंगल है जिसको चतुर्भुज कहते हो, एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, ठीक है। ये 3 फिगर हैं, इन तीनों को मिला के 3 डॉट को इनके अंदर प्लेस करना है। उसी तरीके से हमको बताओ कि जिस तरीके से इसमें है उसी तरीके से किस में ये हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ देखेंगे, पहला डॉट ये नीचे वाला ले लो, ठीक है। ये जो नीचे वाला डॉट है किस किस के अंदर आया हुआ है, एक सर्कल के अंदर और ये रेक्टेंगल के अंदर। इस वाले डॉट का ना इस स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है, क्लियर है ना। तो एक डॉट हमको सर्कल और रेक्टेंगल मिला के आना चाहिए, और ये जो सेकंड वाला बीच का जो डॉट है वो तीनों फिगर को मिला के आया हुआ है, तीनों फिगर के अंदर है, मतलब सर्कल, राइट एंगल प्लस स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा डॉट जो अपना है, तीसरा डॉट पे भी अगर फोकस करें हम लोग, थर्ड फिगर के अंदर ये चीज़ दिख रहा होगा आपको कि इस सर्कल के अंदर है और स्क्वायर के अंदर है, इसका ट्रायंगल से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। तो फाइनली हमको क्या मिला, पहला जो है रेक्टेंगल प्लस सर्कल के अंदर है, दूसरा जो है रेक्टेंगल सर्कल और स्क्वायर तीनों के अंदर है, और तीसरा जो है सबसे ऊपर में सर्कल प्लस स्क्वायर के साथ है। ये 3 चीज़ें हमको फॉलो करने हैं बस। अब ठीक है, चलो पहले वाले फ़ोटो को देख लो कि ये क्या हो सकता है कि नहीं। तो मतलब एक फिगर ऐसा होना चाहिए जो कि चारों के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो बोलोगे ना कि सर अगर हम यहाँ पे जो देखो एक यहाँ पे जो छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे एक डॉट डाल देते हैं तो वो चारों के अंदर आ जाएगा। चलो ठीक है, एक डॉट को हमने फिक्स कर लिया, प्लेस कर लिया। सेकंड क्या है ना, सर्कल और रेक्टेंगल का जो रिलेशन था, तो सर्कल और रेक्टेंगल का रिलेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक फिक्स कर देंगे। बट ऐसा कोई जगह बताओ जहाँ पे सर्कल और स्क्वायर को हम फिक्स कर दें। तो कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे डाल दो, सर्कल और स्क्वायर के अंदर आ जाएगा यहाँ वाला, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जैक्टली पे बना पा रहा हूँ, बन नहीं रहा है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे कर दो, बट गाइज देखो यहाँ पे बना देने के बाद ये फिर रेक्टेंगल के अंदर भी आ जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ सर्कल और स्क्वायर के अंदर कोई ऐसा जगह नहीं है तो जहाँ पे इसको प्लेस किया जा सके। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 पे भी देखो, तो सर्कल और स्क्वायर के अंदर अगर प्लेस कर भी देते हैं तो कहाँ करेंगे, इसमें कोई हमको जगह नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा जगह, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि सर्कल के अंदर और रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। चलो यहाँ पे हम जगह मान भी लें, ठीक है। सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर हम बोलते हैं ना कि देखो हमारे पास यहाँ पे जगह, रुक जाओ मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे ना कि ये जो छोटा सा जगह है यहाँ पे, बट वो तो स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब उस तरीके से 3 और 4 में देखोगे तो 3 में भी देखो ऐसा कोई जगह नहीं मिलेगा कि आप सर्कल और स्क्वायर के अंदर सिर्फ कर पाओ, बिकॉज ये ट्रायंगल बीच में आ रहा है, तो 3 भी नहीं मिलेगा, लेकिन 4 आपका मिल जाएगा, ठीक है। 4 नंबर में देखो पहला फिगर तो यहाँ पे डाल दो जो कि तीनों फिगर के अंदर आ रहा है, ठीक है। दूसरा फिगर देखो गाइज यहाँ पे एक डॉट डाल दो जो कि सर्कल और स्क्वायर के अंदर आ रहा है, और तीसरा यहाँ पे डाल दो जो सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है। कहानी ख़त्म, ठीक है। बिकॉज इस वाले का सर्कल और स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, ट्रायंगल से कोई लेना देना नहीं है, तो सर्कल और रेक्टेंगल से रिलेशन हो गया, ये तीनों के साथ हो गया और इनका 2 के साथ हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल भी सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, ये एक नॉन वर्बल रीजनिंग है। कह रहा है ना कि देखो ये प्रॉब्लम फिगर है और ये आंसर फिगर है, इसको देखो और इसका अगला सीरीज़ क्या हो जाएगा, इसमें से कोई एक चीज़ बताओ। तो पहले हम आंसर फिगर को ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम फिगर की तरफ चलेंगे जूम करके, और प्रॉब्लम फिगर में हम ये देखने वाले हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। उसी तरीके से हम अपना खुद से एक इमेज बना लेंगे यहाँ पे और मैच करा लेंगे कौन सा मैच करता है यहाँ से, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस फिगर के बाद इस फिगर के अंदर फर्स्ट के बाद सेकंड के अंदर क्या बदलाव है, सेकंड के बाद थर्ड में, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ में क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये फर्स्ट एंड थर्ड, देखो इस पहले वाले बॉक्स के अंदर 3 फिगर्स हैं, मतलब एरो को हम लोग 1 मान लेते हैं, ट्रायंगल को 2 और ये हम लोग 3 ऐसे बोलने के लिए मान लेते हैं, मान लो चलो ठीक है 3 फिगर है। तो देखो सेकंड वाले में ये जो फर्स्ट और जो थर्ड फिगर है सेम टू सेम है, बट जो बीच वाला फिगर है ना देखो ये उल्टा हो गया है, मतलब नीचे का पार्ट ऊपर, ऊपर का पार्ट नीचे आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो बीच वाले से इन्होंने बदलना शुरू किया। चलो ठीक है,
फिर सेकंड से थर्ड में रिलेशन देखो तो ये लास्ट और सेकंड का फ़ोटो एक जैसा है, बट फर्स्ट वाला फ़ोटो जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। और ऊपर से नीचे ही नहीं आ रहा है, बल्कि ये जो मतलब इसका मुंह अगर हम लोग कह लो कि ईस्ट के साइड था तो ऊपर जाके ये मतलब एक तरीके से ना हम लोग दो दो मिरर का यूज़ कर रहे हैं, ये भी कह सकते हो। एक इतना छोड़ो दिमाग मत लगाओ मिरर के ऊपर, बिकॉज मिरर के ऊपर जाएंगे ना तो हम लोग एक नीचे से भी मिरर लगा देते हैं और फिर एक साइड मिरर भी लगा रहे हैं इस तरीके से, तो उतना डेप्थ में मत जाओ। बस ये समझो कि इसको हम लोग घुमा दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ करते रहे, ये नीचे की तरफ है तो यहाँ पे ऊपर चला गया, ठीक है ना। अभी किसकी बारी है? इसकी बारी है, लास्ट वाले की। मतलब थर्ड फिगर के बाद जो है, थर्ड फिगर के बाद आपको दिखेगा फोर्थ फिगर के अंदर क्या चेंज दिखेगा कि फर्स्ट और सेकंड सेम टू सेम दिख रहे हैं आपको, बट थर्ड फिगर देखो ये उल्टा किया गया। नीचे देखो स्क्वायर था ऊपर चला गया, जो ऊपर सर्कल था नीचे आ गया, ठीक है। अब फिर से हमको देखो इसके बाद क्या दिखा, इसके अंदर जो बीच वाला फिगर है ये उल्टा हुआ है। तो अभी अगले स्टेप में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये दोनों फोटो ठीक रहेंगे और ये उल्टा घूम जाएगा, ठीक है। तो देखो तो ऐसे ये तो अपना ये जो वाला जो फ़ोटो वैसे रहेगा, ठीक है, और ये जो लास्ट का भी फ़ोटो सेम रहेगा, बट ये जो फर्स्ट फ़ोटो है ये चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये वाला फ़ोटो किसके अंदर दिख रहा है आपको? किसके अंदर दिख रहा है? मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिख रहा है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 79 का बी नंबर आंसर, ठीक है ना। चलो, तो ये जो था हम लोग बिना ऑप्शन देखे भी आंसर बना सकते थे, बट हम लोगों को मिलाना था कि वो जो हमने आंसर बनाया वो किस ऑप्शन के अंदर है, ठीक है ना। चलो अभी देखो 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे वेन डायग्राम बनाना है 80 नंबर में, ओपेरा, सर्कस और इंटरटेनमेंट, ठीक है। ओपेरा, सर्कस और इंटरटेनमेंट को मिला के एक वेन डायग्राम बनाओ। तो इसके पहले इसका हिंदी हमको पता होना चाहिए, और एग्ज़ाम में हिंदी देगा नहीं, तो वो क्या अच्छा करके जाना। ओपेरा का मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना नाच बाजा, नाच गान करना, वो ये वाला चीज़ होता है, नृत्य संगीत यही सब। सर्कस का मतलब पता ही है आपको। इंटरटेनमेंट मतलब जो चीज़ें इंटरटेन करे, लोगों का मनोरंजन करे। तो ऑब्वियसली सर्कस में भी मनोरंजन होता है आपका, और नाच गाना से भी मनोरंजन होता है आपका। तो ये जो दोनों है इंटरटेनमेंट के दोनों क्या है पार्ट है, ओपेरा और क्या हो गया सर्कस। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी में इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ 81 में भी आपको बनाना है सेम चीज़, आपको वेन डायग्राम करना है, ओशियन, शिप और सेलर, ठीक है। तो वीडियो को रोक के मेरे से पहले थोड़ा कोशिश क्या करो बनाने का। अभी देखो एक जब ओशन के अंदर मान लो एक शिप को भेजेंगे तो सेलर कहाँ होगा? शिप के ऊपर होगा। तो मतलब पहले ओशियन आएगा, ओशियन के अंदर शिप आएगा, शिप के ऊपर सेलर होगा, सेलर हो जाएगा। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आगे देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें से बताओ कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा डिफरेंट है। यहाँ पे सिंपली चूज़ करो, चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। अब ये ऑप्शन क्या क्या है? सहारा है, सुंदरबन है, थार है और कल्हारी है। आपको बता दूं कल्हारी भी एक प्रकार का क्या ना डेजर्ट है, रेगिस्तान ही है। थार भी रेगिस्तान है, सहारा भी रेगिस्तान है, जहाँ पे कोई पेड़ वेड़ देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट सुंदरबन में आपको बहुत ज़्यादा वृक्ष देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और मतलब ये कह लो कि इन सभी में क्या है, तीनों रेगिस्तान है और ये क्या है भाई, हरा भरा एक वन है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे डिफरेंट है सबसे। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से बताओ, चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। चारों में से कौन सा अलग है? ये देखो लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड, ये सभी क्या है, कोयले की एक प्रकार है, ठीक है। बट ये जो क्या है ये मतलब ये समझ लो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक अलग ही पत्थर होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाते हैं, उसके कोयले के अयस्क हो जाते हैं। बट ये जो ग्रेनाइट अलग ही एक पत्थर होता है। जैसे आप लोग क्वार्ट्ज का सुना होगा, जैसे हम लोग स्फटिक पढ़े हो ना सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर, उसी के अंदर इसका यूज़ होता था ग्रेनाइट का, इसका जो अयस्क होता था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहे हैं ना कि बताओ जैसे हम लोग फिश का रिलेशन सोल से है, उसी तरीके से किसका रिलेशन किसके साथ होगा। तो सबसे पहले देखो जैसे बोलते हैं ना कि अ ग्रुप ऑफ फिश, तो मछलियों के समूह को सोल कहा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से बताओ किसके ग्रुप का नाम सही दिया हुआ है। तो शार्क के ग्रुप को स्कूल कहा जाता है, बिल्कुल भी सही है, ठीक है। बट वेल के ग्रुप को पता है पॉड कहा जाता है, पॉड, हर्ड नहीं कहा जाता है। और हाथियों के ग्रुप को ना हर्ड कहा जाता है, फ्लॉक नहीं कहा जाता है। और ऑडियंस तो अपने आप में खुद एक ग्रुप है, तो ऑडियंस के ग्रुप को थिएटर तो कह नहीं सकते कभी। पीपल के ग्रुप को ऑडियंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों गलत दिए गए हैं, बट ऑप्शन नंबर ए में सही है, शार्क के ग्रुप को स्कूल कहा जाता है। चलो 85 नंबर है, वेन डायग्राम से रिलेटेड है, इसको भी कर लोगे। अब इसको देखो, या तो आप क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट कर दो, ठीक है, या फिर सीधे लास्ट लाइन पढ़ लो।
ठीक है। लास्ट लाइन कहने का मतलब कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग आर पॉलिटिशियन ग्रेजुएट बट नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड टीचर। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है पॉलिटिशियन है और वो ग्रेजुएट होना चाहिए लेकिन वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए और वो टीचर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देखो, पॉलिटिशियन मतलब ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए, टीचर मतलब ये छोटा ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए और टीचर से वो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब ये स्क्वायर के अंदर जैसे वो कोई मतलब नहीं है और ग्रेजुएट होना चाहिए जो कि सर्कल के अंदर। कहने का मतलब पॉलिटिशियन होना चाहिए और वो ग्रेजुएट होना चाहिए, पार्लियामेंट का मेंबर और टीचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फिगर है जो बड़े वाले ट्रायंगल और सर्कल के अंदर सिर्फ आ रहा है? तो ऑब्वियसली ए और एल तो नहीं होगा, बिकॉज एल जो है सिर्फ पॉलिटिशियन है वो ग्रेजुएट नहीं है और ए जो है सिर्फ ग्रेजुएट है वो पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है। तो बचा कौन सा? बी। बी जो है पॉलिटिशियन भी है और क्या है, ग्रेजुएट भी है और बाकी सभी खिचड़ी हैं, बहुत सारे गुण अवगुण लेके भरे हुए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो बी दिया हुआ है यही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 86 नंबर देखो। 86 में क्या रहना कि देखो पूरा पढ़ो और बताओ कि व्हाट इज़ द सम ऑफ नंबर विच इज़ इंसर्कल्ड बाय टू ज्योमेट्रिकल शेप। एक ऐसा नंबर चूज़ करो जो कि टू शेप्स के अंदर छुपे हुए और उनको जोड़ के बताओ कि उनका सम कितना होगा, जोड़ कितना होगा, ठीक है। तो दो फिगर के अंदर छुपा कौन कौन सा, ज़रा इस पूरे फिगर के अंदर ध्यान दो। देखो यहाँ पे एक 4 दिख रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पे 6 दिख रहा है हमको और यहाँ पे 8 दिख रहा है। तो 6 + 4 10 + 8 18 हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई फिगर ऐसा नहीं है जो दो फिगर से जुड़ा हुआ हो। देख लो अच्छे से ध्यान से, मैंने तो देख लिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आगे देखो कह रहा है फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर इन द नॉर्थ, देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर, देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, फाइनली टर्निंग टू द ईस्ट ही कवर्ड 10 किलोमीटर। क्या बोल रहा है? इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम हिज हाउस। देखो सबसे पहले क्या करना है कि लोकेश जो है अपने घर से 15 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, ठीक है, 15 किलोमीटर। अच्छा मैं ना इधर बना देता हूँ साइड में, 15 किलोमीटर वो नॉर्थ में जाता है, ठीक है ना। 15 ऊपर होता है नॉर्थ और उसके बाद यहाँ से वो वेस्ट में जाता है 10 किलोमीटर, ठीक है। और फिर वो फाइनली साउथ में मुड़ के 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। और यहाँ से फिर वो ईस्ट में जाता है 10 किलोमीटर और ये टोटल डिस्टेंस था 15 और यहाँ पे ये जो इसके पैरेलल है ये हो जाएगा 5, तो नीचे का कितना हो जाएगा 10। तो 10 में से अच्छा उससे वो कोई मतलब है नहीं, पूछ रहा है क्या भाई विच डायरेक्शन है इज़ फ्रॉम हिज हाउस। तो यहाँ पे इसका घर था तो घर से अभी यहाँ पे पहुँचा तो वो नॉर्थ में है ना अभी फ़िलहाल, नीचे से ऊपर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं था बिकॉज कितना किलोमीटर है ये तो आपसे पूछा ही नहीं था, बस पूछा था किस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। आगे और ये भी डायरेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है कि के इज़ 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल, ठीक है। इफ़ एम इज़ 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ एल देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के। ध्यान से देखो कह रहा है ना के जो है एल के साउथ वेस्ट है, तो मान लो अगर एल यहाँ पे है तो इसका साउथ वेस्ट कहाँ पे होगा, मान लो एक डायरेक्शन खींच देते हैं तो साउथ वेस्ट ये हो जाता है। यहाँ पे के है 40 किलोमीटर में, ठीक है। और एल के जो है ना साउथ ईस्ट में कौन है भाई, एम है, ये भी 40 मीटर। तो बोल रहा है एम जो है इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ के, तो के किस डायरेक्शन में, इधर कौन सा डायरेक्शन पड़ता है, ईस्ट पड़ जाता है। तो कैलकुलेशन नहीं था, बस डायरेक्शन निकाल लेना था, तो ईस्ट में था वो। जिस भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना कि इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको अच्छे से सॉल्व करके उसका फ़ोटो टेलीग्राम पर डाल दिया जाए, ठीक है। चलो 89 नंबर क्वेश्चन देखो। 89 नंबर में क्या कहता है, कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग अलका टू गेस्ट ब्रिजेश सेड हर फादर इज़ माई मैटरनल अंकल्स फादर, ठीक है। हाउ इज़ अलका रिलेटेड टू ब्रिजेश। अब क्या है, कह रहा है देखो सवाल बहुत ईजी है, पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहा है अलका टू गेस्ट, देखो इंट्रोड्यूसन क्या बोल रहा है भाई, इंट्रोड्यूसिंग अलका, ठीक है। अब अलका को इंट्रोड्यूस करते हुए ब्रिजेश कहता है, ठीक है। क्या कहा उसने भाई, हर फादर इज़ माई मैटरनल अंकल्स फादर, उसके जो पिता हैं, अलका के पिता जो है वो मेरे मैटरनल अंकल मतलब मामा के पिता क्या है, पिता है, उसके पिता मेरे मामा के पिता हैं। तो हाउ इज़ अलका रिलेटेड टू ब्रिजेश, तो वो अलका जो है वो ब्रिजेश से कैसे संबंधित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। अब देखो आपके मामा के पिता नाना, अब उनकी बेटी जो है वो आपकी क्या लगेगी, ऑब्वियसली मदर लग जाएगी या फिर आपकी आंट लग जाएगी, ठीक है। सिंपल है ना कि हर फादर इज़ माई मैटरनल अंकल्स फादर, ठीक है। तो ऑब्वियसली समझ में आ गया, मैटरनल्स अंकल्स मतलब क्या हो गया भाई, तो एक तरीके से आपके देखो हर फादर इज़ माई मैटरनल अंकल्स फादर, तो आपके मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा, और मामा के फादर क्या हो गए,
तो आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे क्लियरली हो जाएगा। अब बट गई जिसके अंदर तो हमने इजीली कह दिया कि चलो उसकी मौसी हो गई तो अंट कह दे या फिर मैटरनल अंट, ठीक है कह दो। बट यहाँ पे ना चलो ठीक है, एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन दे देना, कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है, या फिर डिटरमाइन, तो उसको हम लोग आंसर चूज़ करेंगे बिकॉज वो उसकी माँ भी हो सकती थी। अब देखो आपके मामा के पिता किसी लड़की के पिता हैं, तो इसका मतलब वो लड़की आपकी माँ भी हो सकती है और मौसी भी हो सकती है। अगर जब तक ये क्लियर कहा नहीं जाए कि वो उसकी इकलौती बेटी है उस फादर की, जो भी ये समझ में आ रहा है, तो इस कंडीशन में आंटी भी और मदर भी हो सकती है। बट इफ़ कैट ने आंटी को सिर्फ आंसर कहा है, तो इससे हमको बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर मान लो कभी कभार मॉडल पेपर में गलत भी देते, लाइक मैं इंडियन कोस्ट गार्ड का भी मॉडल पेपर करा रहा था, तो कुछ क्वेश्चन उधर भी गलत दिए हुए थे। एयरफोर्स XY के भी मॉडल पेपर में कुछ गलत दिए हुए थे, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मदर भी हो सकता था अगर वो इकलौती बेटी होती तो। अभी तो क्लियर है नहीं कि उसके नाना की कितनी बेटियाँ हैं। उस कंडीशन में अगर एक ऑप्शन ये दे दे आपसे COD कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट क्या बोलते हैं उसको, कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है, तो वही हो जाएगा। वहाँ पे COD नहीं CND होना चाहिए, कैन नॉट, ठीक है, या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता क्लियरली। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न वाला है, बिकॉज आप खुद इमेजिन कर लो कि आपके जो क्लियरली कह रहा है मामा के पिता अलका के क्या लगेंगे, मतलब अलका के क्या लगेंगे, उसके मतलब पिता लगेंगे अलका के भी। ये चीज़ दे रखा है कि अलका के पिता जो है मेरे मामा के क्या है, पिता है। तो किसी लड़की के पिता मेरे मामा के पिता है, इसका मतलब मेरे नाना की बेटी है वो, तो नाना की बेटी मौसी और माँ दोनों हो सकती है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न किया है यहाँ पे क्रिएट, तो कोई बात नहीं, आगे देखो 90 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है। ये देखो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अगर यहाँ पे मदर ऑप्शन नहीं देता ना, तो फिर काम चल जाता आंटी बोल के, ठीक है ना, तो ये भी चीज़ समझ लो यहाँ पे। आगे देखो ये चीज़ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन अ मैन सेड टू अ वुमेन हिज मदर इज़ ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू पर्सन। देखो कह रहे हैं ना कि एक पर्सन की तरफ इशारा करते हुए एक मैन ने वुमेन से कहा, सेड टू वुमेन, ठीक है, मतलब औरत से कहा, हिज मदर इज़ ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, मतलब तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है उसकी माँ, तो हाउ इज़ वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो उससे ऑब्वियसली वो उसकी क्या होगी, मदर होगी, क्योंकि किसी इंसान की इकलौती मतलब बोलते हैं ना कि उसकी जो माँ है वो मतलब कह रहा है उस वो क्या कह रहा है, हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, मतलब तुम्हारे पिता की एक औरत से अगर मैं बोलूँगी तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी तुम्हारी क्या लगेगी, तो वो खुद औरत, और औरत का बेटा उसका क्या लगेगा, बेटा ही लगेगा ना, क्योंकि वो उसकी मदर हो गई। थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन ट्रिकी दिया हुआ है घुमा के, अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। आगे देखो 91 क्या कह रहा है गाइस यहाँ पे कि ब्राउज़र को अगर हम लोग इस तरीके से लिखते तो टीचर को कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं किया, ब्राउज़र को जस्ट पीछे से रिवर्स किया गया है, RESWORB, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो रिवर्स किया गया उस तरीके से, टीचर को रिवर्स करके देख लो क्या आंसर होता है। तो टीचर को जब रिवर्स करोगे तो ये वाला मिल जाएगा REHCHAET, ठीक है ना, चलो TEACHER पीछे से पढ़ोगे तो मिल जाएगा यही वाला। आगे देखो फिर कह रहा है ना कि अरिहंत को अगर BSJIBOU लिखा जाता है तो पेंगुइन को क्या लिखा जाएगा। थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाओ, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। अरिहंत में अगर एक जोड़ दोगे, R में एक जोड़ दोगे, सारे अल्फ़ाबेट्स में एक एक जोड़ दोगे तो ये वाला मिल जाएगा। उसी तरीके से हम पेंगुइन के अंदर भी P के बाद एक जोड़ोगे तो क्या होगा, Q हो जाएगा, E के बाद F हो जाएगा, N के बाद क्या हो जाता है, O हो जाता है, G के बाद H हो जाता है, U के बाद V, I के बाद J और N के बाद O। तो ऑब्वियसली कहाँ पे मिल रहा है भाई, OH बीच में कहाँ पे है, B में नहीं है, B में क्या है, सॉरी VH है, रुक जाओ, बीच में देखो OVH होना चाहिए ना यहाँ पे, और बीच में इसके यहाँ पे OH भी है, तो OH भी कहाँ पे, ऑप्शन नंबर C के अंदर। तो 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, C ही होगा, B नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे VH लिखा हुआ और H भी आना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने आसान तरीके में समझा दिया, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब ये 93 नंबर क्या रहना कि देखो अगर 15, 16, 18, 21, 25 तो यहाँ पे क्या होगा, ये गाइज एक नंबर से सीरीज़ का क्वेश्चन है। थोड़ा सा फोटो वोटो बना के चक चुक कर दिया, चमका दिया और कुछ नहीं किया। मैंने पहले ही बोला था प्रिपरेशन वाले में, सिलेबस में, कि देखो सिलेबस में टॉपिक का नाम नहीं दे रखा, बट सारे के सारे टॉपिक से पूछ लेगा वो। तो ये जो है नंबर सीरीज ही है, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि फ़ोटो वोटो बना के, जैसे आजकल का मतलब फैशन है कि बहुत सारे लोग मेकअप वेकअप लगा के, समझ में आता नहीं कि वो एक्चुअली उसका चेहरा कैसा है, कलर क्या है, वही चीज़ है। देखो ये 15 के बाद 16 है, कितना जोड़ा गया है, एक जोड़ा गया है। 16 के बाद 18 कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। 18 में कितना ऐड किया है, 3 जोड़ दोगे। 21 में 4 जोड़ दो, 25 आएगा।
25 में इस बार 5 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, वो मेकअप वाली बात ज़्यादा कुछ लोग सीरियस ले लेंगे, लेना मत इस चीज़ को। आगे देखो 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये सारे फिगर्स के अंदर कुछ नंबर दिए गए हैं और फिर ये वाट के जगह पे पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, दिमाग लगाओ। 4 3 8 को हमने 96 कैसे बना दिया। ठीक है, 2 18 9 को हमने 324 कैसे बना दिया। फिर कह रहा है 20 15 4 को हमने यहाँ पे वाट बनाना है कैसे। देखो ये ये देखो बड़े वाले डिजिट को साफ एकदम भूल जाओ अभी। ठीक है, बड़ा डिजिट हमको बनाना है। हमको फाइनली क्या समझ में आ रहा है, बड़ा डिजिट बनाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जो सबसे छोटे छोटे डिजिट्स को ना मल्टीप्लाई करो। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। 12 इंटू 3 कर दो, या फिर सिंपली समझ लो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 96 आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों में 18 दूनी 36, 36 इंटू 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आएगा। ये कर लो 20 इंटू 4 करोगे तो क्या होगा 80 इंटू 15 करके देख लो, आपको 1200 आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर 1200 ए नंबर में है। सबके सबको मल्टीप्लाई कर देने पे बड़ा वाला डिजिट आ रहा था। अब देखो 95 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा मतलब बोरिंग है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन दे के थोड़ा बोर हो जाता हूँ, बिकॉज पूरा दिन यही सब काम करना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना, कुछ अपने लिए कुछ आपके लिए, दिन भर कैलकुलेशन करते रहो, वही चीज़ है। देखो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये दो स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं। ये P का मतलब अगर प्लस है, Q का मतलब माइनस है, R का मतलब मल्टीप्लाई और S का मतलब डिवाइड है। तो इसको कौन सा, ये इन दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, ये पुट करके रखना है, वैल्यू पुट करके देखो। ठीक है ना, जैसे देखो 32 के बाद ये है, तो ये मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर है तो ठीक है। अगर नहीं है, मतलब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर ये दोनों सही आ रहा है तो लिखो बोथ 1 and 2। अगर कोई एक सही है, ओनली 1 सही है तो ओनली 1 चूज़ करो। अगर ये गलत है और ये सही है तो ओनली 2 चूज़ करो। अगर दोनों में से दोनों गलत है तो नाइदर 1 और नाइदर 2 करो। अब कुछ लोग कहेंगे काफ़ी खिचड़ी कर दिया, थोड़ा डिटेल में बताओ। देखो कि पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, बराबर से पहले क्या लिखा हुआ है। ये देखो 32 S 8 R 9। ठीक है, S का मतलब क्या है, डिवाइड है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एस में डिवाइड 32 डिवाइडेड बाई 8, और R का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये 8 छः 32, 9 इंटू 4 30 क्या हो जाएगा 36। मतलब पहले ये बराबर से पहले का इक्वेशन है, उसका वैल्यू क्या आ रहा है 36 आ रहा है। ठीक है, अब देखना है बराबर के बाद जो वैल्यू है 160 Q 12 R 12, इसका वैल्यू भी हमको 36 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये 160 के बाद क्या है Q का मतलब क्या है माइनस, फिर है 12, R का मतलब क्या है गाइस मल्टीप्लाई 12। अब इसको सॉल्व करोगे तो किसी भी जन्म में ये 36 तो नहीं आएगा। देख लेते हैं 160 माइनस 144। ठीक है, तो आ गया क्या भाई, नहीं आएगा। ठीक है ना, मेरे को भी कन्फ्यूज़न हो गया कि सही में आ ही गया क्या, ये तो कभी नहीं आएगा। ये तो 16 आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया, पहला नंबर नहीं होगा। अब सेकंड नंबर करके देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 57 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखो 8 R 8 P 8 S 8। ठीक है, और ये Q और 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे बस करते जाना। तो सबसे पहले R का मतलब क्या है गाइस, मल्टीप्लाई। तो 8 मल्टीप्लाई 8 करो। फिर P है, P का मतलब क्या दे रखा है प्लस, फिर 8 करो। फिर S का मतलब क्या दे रखा है, S का मतलब डिवाइड है, 8 करो। Q का मतलब क्या है भाई माइनस है, 8 करो। करके देख लो, ये 8 कट के 1 बन जाएगा। तो 8 इंटू 8 64 प्लस में 1 माइनस 8। ठीक है, ये माइनस कराओगे तो क्या होगा, या फिर सिंपली 65 माइनस 8 करके देख लो। ये 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से माइनस करा लोगे 65 माइनस 8 तो आपका आएगा 57। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपका 57 आ गया। मतलब ये दूसरा नंबर सही है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, और ठीक है चलो, इतना बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया जल्दी। फिर 96 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी वैल्यू दे रखा है कि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवाइड है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखो कितना आंसर आता है। 18, सी का मतलब मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई 14, और फिर इसके अंदर क्या ए दे रखा है, ए का मतलब प्लस है, ठीक है 6, बी का मतलब माइनस है, तो क्या होगा भाई 16। ठीक है, डी का मतलब क्या है डिवाइड, तो 4। ये 4 डिवाइड होके 4 बन जाएगा। तो ये 18 और 14 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, करके देखो 18 14 252 हो जाता है। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा, ये 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया गाइस, अच्छा रुको थोड़ा सा, ये ना माइनस है यहाँ पे, प्लस नहीं है। तो 6 माइनस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा,
तो ये 2 हो जाता है ना, तो फिर ऑब्वियसली 2 या फिर 252 में 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 258, और 258 में 4 माइनस कराओगे तो 254। तो ऑब्वियसली हो गया ये। अब थोड़ा सा मैंने बहुत ही गंदा तरीके से सॉल्व किया था यहाँ पे। कुछ दिन की बात है, 2-3 दिन के अंदर मेरा नया माइक आने वाला है, फिर मैं आपको अपने लैपटॉप के ऊपर पढ़ाऊँगा, जो कि पढ़ने में मज़ा आएगा। इतना मतलब गिजमिस नहीं लिखना पड़ेगा। 2-3 दिन मुझे अपने फ़ोन यूज़ करके पढ़ाना पड़ रहा है। ये बहुत ही तकलीफ़ मेरे लिए भी दे रहा है, क्योंकि मुझे सालों हो गए फ़ोन पे पढ़ाए हुए, फिर से वो काम करना पड़ रहा है। जब तक माइक मेरा आ जाता है, ठीक है, 1-2 दिन की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग अपने लैपटॉप सिस्टम के ऊपर पढ़ना शुरू कर देंगे, क्लियरली सब कुछ नज़र आएगा। आगे देखो 97 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, सीमाज यंगर ब्रदर सोहन इज़ ओल्डर देन सीता। श्वेता इज़ यंगर देन दीप्ति बट एल्डर देन सीमा, हु इज़ द एल्डेस्ट। सबसे बड़ी कौन है वो चीज़ बताओ आप यहाँ पे। सबसे पहले कह रहा है सीमाज यंगर्स ब्रदर सोहन, ठीक है। अब सीमा का जो छोटा भाई है वो कौन है भाई, सीमा का छोटा भाई सोहन है। वो कह रहा है सोहन इज़ ओल्डर देन सीता, तो वो सीता से बड़ा है, ठीक है, तो सीता उसके नीचे आ जाएगी। फिर कह रहा है श्वेता इज़ यंगर देन दीप्ति और बट एल्डर देन सीमा, तो सीमा से कोई बड़ा है कौन, ठीक है, कौन बड़ा है भाई, श्वेता। और श्वेता किससे छोटी है, दीप्ति से, तो दीप्ति सबसे बड़ी हो गई ना ऊपर में जाके। दीप्ति सबकी दादी निकली यहाँ पे, तो दादी कौन है, दीप्ति है, तो करेक्ट आंसर डी हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और किसी का यहाँ पे नाम होगा दीप्ति तो सीरियस मत ले लेना, मुझे दादी बना दिया। आगे देखो 98 है क्या, 98 भी वही है, रैंकिंग वाला ही आपका है, ऑर्डर में रखने का जो क्वेश्चन आता है। कीर्ति स्कोर्ड मोर देन राहुल, ठीक है, कीर्ति जो है, सॉरी कीर्ति नहीं, कृति, जो राहुल से ज़्यादा मार्क्स उसको मिलता है। यश स्कोर एज मच एज दिनेश, इस यश का और दिनेश का मार्क्स सेम है। लोकिता स्कोर्ड मोर देन, सॉरी लेस देन मनीष, मनीष से कम है कौन, लोकिता है। राहुल स्कोर्ड मोर देन यश, ठीक है, मनीष स्कोर्ड लेस देन दिनेश, हु स्कोर्ड द हाईएस्ट। चलो यहाँ पे लेस वाले से कोई मतलब है नहीं लोकिता से, बिकॉज लोकिता तो ऐसी आंसर होगी भी नहीं और ऑप्शन में भी नहीं है। हम शुरू से बनाते हैं। कह रहे हैं कृति स्कोर्ड मोर देन राहुल, ये राहुल जो है, राहुल से ज़्यादा नंबर कौन लाता है, कृति लाती है, ठीक है। और फिर कह रहा है क्या यहाँ पे यस स्कोर एज मच एज दिनेश, तो दिनेश के बारे में कुछ पता ही नहीं हमको। लोकिता इज लेस देन मनीष, तो ना तो लोकिता के बारे में पता है ना ही हमको मनीष के बारे में। अब राहुल स्कोर्ड मोर देन यस, अब राहुल जो है यस से ज़्यादा है, तो यस के नीचे आएगा कौन, राहुल के नीचे यस आएगा, और यस जो है वो दिनेश के बराबर है, तो ये दोनों बराबर में आ गए। फिर कह रहा है मनीष स्कोर लेस देन दिनेश, ठीक है, तो मनीष इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि हु स्कोर्ड द हाईएस्ट, अच्छा एक चीज़ छोड़ा हमने, लोकिता जो है स्कोर्ड लेस देन मनीष, तो लोकिता और भी नीचे आ गई। तो सबसे ऊपर कृति है, तो कृति कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो कृति सबसे ज़्यादा तेज़ लड़की है, उसका इफकैट का एग्ज़ाम निकलेगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन रिटर्न जरूर निकलेगा उसका। आगे देखो 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो चूज़ द ऑड वन, इन सब में से ऑड चूज़ करना है, सबसे डिफरेंट कौन सा है। लाइक देखो ए बी बी सी, तो ए के बाद कंटिन्यू बी आता है और फिर बी को रिपीट करके सी आता है उसके कंटिन्यू, ठीक है। मैं ज़रा जूम कर दूँ इसको। फिर देखो पी के बाद क्यू आता है, तो क्यू मतलब कंटिन्यू आता है ना, तो 2 बार क्यू लिख के आर लिख दो, मतलब कंटिन्यू है, बिना गैप के है। एच के बाद आई आई जे, तो एच के बाद आई आता ही है, तो फिर 2 बार आई लिख के जे लिखो कंटिन्यू। बट यहाँ पे देखो डी में तो डब्लू वाई वाई जे, तो डब्लू के बाद क्या आता है, डब्लू के बाद एक्स आता है, तो डब्लू के बाद एक्स को छोड़ा गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे जो डब्लू वाई वाई की जगह पे डब्लू एक्स एक्स वाई होना चाहिए था, ठीक है, बट ये गलत है, सबसे डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। और लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसमें भी चूज़ द ऑड वन चूज़ करना है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि क्या बोलते हैं, सबसे विषम चुनने वाला आएगा आपके एग्ज़ाम में, तो ई जी सी ई ए, ठीक है, एन पी, अच्छा छोड़ो उतना नहीं, हम लोग सिंपल सा देखते हैं क्या लॉजिक है। देखो यहाँ पे है ना कि ए के बाद अगर एक को उल्टा करके देखो, ए के बाद क्या आता है बी, तो बी के बाद क्या आता है सी, तो एक गैप है सी, सी के बाद डी के, देखो मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे ई जी सी ए में है ना ई सी ए, एक में 2 जोड़ा तो क्या आया, सी आया, सी में 2 जोड़ा तो ई आया, ठीक है। बट यहाँ पे दिया गया है ई, तो ई में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, जी आएगा। समझ में आ रहा है कैसे मैं कह रहा हूँ, लास्ट फिर थर्ड और ये जो है सिक्स्थ, ठीक है, फिफ्थ, इन दोनों में 2-2 का गैप है, और ये दोनों में भी मतलब सेकंड और फोर्थ में 2-2 का गैप है, तो इस रूल को फॉलो कराओ। इसमें भी देख लो, सी में भी सेम चीज़ दे रखा है शायद, टी के बाद 2 जोड़ोगे तो क्या होगा भी, भी में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, एक्स आ जाएगा, फिर एक्स में 2 जोड़ोगे तो जेड आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ देखना, जो चीज़ यहाँ पे एंड कर रहे हैं वही सेकंड लास्ट है,
या फिर इस तरीके से समझ लो जो फर्स्ट है वही सेकंड लास्ट है। तो बी और डी में भी सेम चीज़ कर रहा है, फर्स्ट में जो सेकंड लास्ट है फर्स्ट में सेकंड लास्ट है। देखो जे में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा, एल होगा, एल में 2 जोड़ोगे तो एम हो जाएगा, फिर एन में 2 जोड़ोगे तो पी हो जाएगा ना, ओ पी। ठीक है, चलो उस तरीके से हम इसमें देख लेते हैं। एन में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा, क्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे ओ दे रखा है तो गलत है, क्योंकि एन के बाद कंटिन्यू आता है तो एन ओ, सॉरी यहाँ पे पी होना चाहिए था ना, यहाँ पे ओ के जगह पे, जो कि क्यू ओ है, तो गलत है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे डिफरेंट है। तो चलो 25 क्वेश्चन खत्म हो गए, और सही बताना कि आपने इसमें से कितने सही किए और किस किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।